हेलो, वेलकम बैक अगेन। दिस इज माइक सर हियर। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात करने के बाद में हम लोग कौन से टॉपिक की बात करेंगे? अब जुडिशरी की बात करेंगे। सिविक्स के वन शॉट का ये लास्ट टॉपिक आपका जो जुडिशरी है उसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। जुडिशरी वो जुडिशियल सिस्टम हमारा भारत का, जिस जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अपने कानून व्यवस्था को क्रॉस चेक तो करते ही करते हैं, साथ में किसी को न्याय, किसी को जस्टिस, किसी को इनजस्टिस, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोविजन अगर प्रोवाइड करना होता है तो वो प्रोविजन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? आपका न्यायपालिका का होता है, जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम जो भारत के अंदर है वो जुडिशरी सिस्टम किस तरीके का सिस्टम है? जुडिशरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशरी सिस्टम कैसा है? सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ठीक है, जो भी क्या करता है, सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम हमको क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि जुडिशरी अपनी एक पूरी की पूरी बेंच को अलग लेके बैठा हुआ है। 3 सेक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर जिनकी बात हम लोग ने करी। एक हमारा एग्जीक्यूटिव था, एक हमारा लेजिस्लेचर था और तीसरा हमारा क्या है? जुडिशरी है। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कानून बनाने में और कानून इंप्लीमेंट करने में किसी भी तरीके का कोई फंडामेंटल राइट का, अगर किसी भी ह्यूमन के या किसी भी इंसान के किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई भी हनन होता है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वहां पे कह सकते हैं हम लोग, कोई भी कानून को अगर मिसयूज किया जाता है तो उसके लिए जुडिशरी बैठी हुई है टॉप ब्रांच पे कि अगर आप किसी भी तरीके के कोई कानून को यहाँ पे खराब करेंगे तो उसके लिए हम लोग आगे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जुडिशरी की। अगर भारत के अंदर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? जुडिशरी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जुडिशरी का सिस्टम अगर हम लोग बात करें, सबसे टॉप पे कौन है हमारे यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम नाम लगा हुआ है तो कोर्ट में सबसे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ही फाइनल डिसीजन भारत के अंदर मान्य होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में अगर कोई ब्रांच आती है तो वो ब्रांच कौन सी है आपकी? वो ब्रांच है आपकी हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट की ब्रांच यहाँ पे आ जाती है। अब हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट वो अथॉरिटी होती है जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर कोई बंदा हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में अगर उसकी बात को नहीं माना जाता है तो वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकता है? अपनी बात को रख सकता है और उस बात को रखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा। अगर वो हाई कोर्ट में अगर आपको न्याय नहीं मिल पाया तो आप कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तीसरी बॉडी जो हमारे पास में है जुडिशरी की, वो कौन सी है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम क्या होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट फर्स्ट कोर्ट्स होते हैं इंडिया के, सबसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वर्क करते होते हैं। इनके अंदर सबसे पहले कोई भी पर्सन जो होता है वो अपने केसेस को लेके पहुंचता है। अगर यहाँ के केसेस को लिसन नहीं किया जाता है, सुना नहीं जाता है, या यहाँ के केसेस खराब करे जाते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको लगता है कि हमको न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिली है, तो वो लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में अगर वो केस नहीं सुने जाते हैं तो वो लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी जो कि किसी भी केस को फाइनल कर सकती है और उसका डिसीजन जो होता है अंतिम और लास्ट डिसीजन होता है। ठीक है, तो जुडिशरी के अंदर सबसे पहले बात हमको किसकी करनी है? सुप्रीम कोर्ट की बात करनी है। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम लोग करें तो सुप्रीम कोर्ट भारत का क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो अगर हम लोग जजेस की बात करें तो 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इंक्लूडिंग सीजेआई। सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि चीफ जस्टिस होता है, जिसके हाथ में पूरी की पूरी सबसे मेन पावर होती है जुडिशरी की, वो चीफ जस्टिस कहलाता है। तो चीफ जस्टिस ही अंतिम निर्णय लेने के लिए एप्लीकेबल होता है। वो कई सारी कमेटीज को बना सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कमेटीज किसी भी तरीके के डिसीजंस को ले सकती है। जैसे बहुत सारे डिसीजंस हम लोग ने भारत के अंदर देखे जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे तय किए हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन के डिसीजंस भी सुप्रीम कोर्ट तय करता है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कर्नाटका के अंदर जो एक हिजाब विवाद वाला मसला चल रहा है, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस जा चुका है। उसने वहाँ पे एक कमेटी बनाई हुई है। अब वो कमेटी जो होगी पूरी की पूरी हिजाब विवाद के ऊपर काम करेगी और उस केस को सुनेगी वहाँ पे। ठीक है, तो जब लोगों को लगता है कि हमारे डिसीजन हाई कोर्ट के अंदर हमारे लायक नहीं है या हम उनसे संतुष्ट नहीं है तो लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसा कि पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि हिजाब बैन के लिए, बाद में क्या हुआ था? वो लोग
अपनी PIL लेके कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए। ठीक है, तो ये राइट होती है लोगों के पास में कि वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI होते हैं। 34 मेंबर्स होते हैं, 34 जजेस रह सकते हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग CJI। ठीक है, CJI को मिलाकर 34 जजेस यहाँ पे रह सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको जज ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए लगभग 5 साल के लिए। 5 साल के लिए आप हाई कोर्ट के जज रह चुके हो, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में। ठीक है, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। हाई कोर्ट के अंदर आप एडवोकेट रहे हो 10 साल तक के लिए, तो 10 साल के लिए अगर आप हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहे होंगे तब भी आपके पास में वो क्वालिफिकेशन आ जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की आई में या प्रेसिडेंट की नज़रों में आप एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए, जुझारू और ईमानदार एक अगर आप ज्यूरिस्ट हैं तो प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटमेंट इसकी होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है किसकी रिकमेंडेशन पे? कोलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पे। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 34 जजेस हैं, इन 34 जजेस में से जो सीनियर जजेस होते हैं या सीनियर जो CJI वगैरह होते हैं, उनका एक कोलेजियम सिस्टम होता है। सिस्टम जिसके अंदर कई सारे जजेस उसके मेंबर्स होते हैं, तो वो सिस्टम जो होता है वो सजेस्ट करता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि आप किसको CJI बना सकते हैं और किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। कोई कोलेजियम सिस्टम जो होता है वो अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे काम करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेगा अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस क्या होते हैं? एडहॉक जजेस वो जजेस होते हैं जो CJI होता है उसके CJI के साथ में मिलके काम करते हैं, उसके हेल्प या उसको असिस्ट करने में काम करते हैं, वो होते हैं एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसा केस हो, बहुत ही हाईलाइटेड केस होता है, या कभी भी बहुत ओवरबर्डन होता है जजेस के ऊपर, तब एडहॉक जजेस की ज़रूरत पड़ती है और एडहॉक जजेस को यहाँ पे अपॉइंट करा जाता है। ठीक है, तो एडहॉक जजेस क्या होता है? CJI अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को एज एन एडहॉक जजेस। जब उसको ज़रूरत लगती है तो वो हाई कोर्ट के जजेस को उठा के एडहॉक जजेस के फॉर्म में अपने अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, टर्म क्या होता है इनका? टर्म होता है एंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब तक 65 साल के नहीं हो जाते तब तक ये लोग वहां पे जज बन के रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हम लोग कर रहे हैं। इम्पीचमेंट, जो इम्पीचमेंट की बात हम लोग ने करी थी लास्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर क्या इम्पीचमेंट चल सकता है? जी हाँ, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर इम्पीचमेंट चल सकता है। और किस बेसिस पे चलेगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर हमको शो होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस चल सकता है। क्या ऐसा केस कभी किसी के ऊपर चला? हाँ, 1993 के अंदर हमने जस्टिस V रामास्वामी के ऊपर देखा था, लेकिन ये फेल हो गया था, ये फाइनल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से इसको वापस ले लिया गया था, इम्पीचमेंट प्रूव नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करी हम लोग ने। सुप्रीम कोर्ट की बाद में हम लोग बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हम लोग जुडिशरी की बात कर ही रहे हैं, तो अगर यहाँ पे देखिए हम लोग कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस कैसे मिली हुई है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। बोला जाता है ना 3 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हर किसी के फैसले दूसरे के ऊपर आके इम्प्लीमेंट होते हैं और उनको मानना कहीं ना कहीं देश के हित के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जुडिशरी को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली हुई है। किस फॉर्म में इंडिपेंडेंस मिली हुई है? वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से थोड़ा अलग हटके भी काम कर सकते हैं। किस टॉपिक के ऊपर, उन टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अगर जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो ये काम किसका होता है? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का रोल नहीं है, तो ये काम जुडिशरी कर सकती है। रिमूवल ऑफ द जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस में भी इनको इंडिपेंडेंस मिली हुई है, रिमूवल ऑफ जजेस भी इंडिपेंडेंस फॉर्म में ये लोग कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी इनको मिला हुआ है कि अगर 65 ईयर्स तक इनको वर्क करना है तो 65 ईयर्स तक इनको कोई नहीं हटाएगा, अनटिल जब तक इनके ऊपर इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर प्रूव नहीं हो जाए। ठीक है, तो उसकी भी सिक्योरिटी मिली हुई है। चौथी चीज़ देखिए, सिक्योरिटी ऑफ सैलरीज एंड सर्विसेज कंडीशंस।
सैलरी और सर्विसेज कंडीशन जो भी है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं कर सकता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये उसके लिए भी इंडिपेंडेंट है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की किसी भी तरीके की अवहेलना हुई है, कोर्ट का किसी भी तरीके का अनादर हुआ है, तो उसको देने का, पनिशमेंट देने का अधिकार किसके पास में होता है? वो जुडिशरी के पास में होता है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये काम किसका है? ये कोर्ट का ही काम होता है। नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस। कंडक्ट ऑफ जजेस, जो भी जजेस के कंडक्ट हैं, जो भी जजेस काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं जजेस, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उन डिसीजंस के ऊपर कहीं पे भी कोई भी लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कशन नहीं होगा। ये सिक्योरिटी मिली हुई है इनको, इनके बारे में कोई भी किसी भी तरीके का अपमान नहीं करेगा जुडिशरी का, डिस्कशन करके भी या उस टॉपिक को मुद्दा बना के, ठीक है। तो इसकी भी सिक्योरिटी इन लोगों को एक तरीके से मिली हुई है। प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में प्रैक्टिस करने पे प्रोहिबिशन जो है ये भी एक सिक्योरिटी के फॉर्म में इनको मिला हुआ है, ठीक है। बात करें ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या क्या है उसकी अगर हम लोग बात करें तो पहली तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कुछ ना कुछ, वो ओरिजिनल क्या है, रियल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली तो चीज़ है सेंटर और स्टेट या इंटर स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर अगर आ जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है क्रिएट किसी भी मैटर पे, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, ठीक है, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो आप कि यूपी है, यूपी के अंदर अगर यूपी और उत्तराखंड जब ये दोनों एक स्टेट थे तो इन दोनों को अलग अलग स्टेट बनाने के लिए डिमांड उठ रही थी, मांग उठ रही थी, ठीक है। तो इन दोनों को अलग स्टेट बनाने के लिए ये डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि वो अलग मान लेना चाह रहे थे, वो अलग लेना चाह रहे थे। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की पावर किसके हाथ में होती है? ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में होती है। तो सेंटर के स्टेट के साथ में रिलेशन अच्छे रहे, स्टेट के स्टेट के साथ में रिलेशन अच्छे रहे, इसको लेके अगर किसी भी मैटर में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये पावर किसके हाथ में होती है? ये पावर होती है जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये होता है कि आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पावर मिलती है, आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, जहाँ पे रिट्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, अभी आगे आएगा टॉपिक जिसकी बात करेंगे। तो प्रोटेक्शन करता है फंडामेंटल राइट्स की कौन? सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, इसकी पावर है ये। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है किसी को कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वर्ड लिखा हुआ है सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म में अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो उसकी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन देगा? वो सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है, सेकुलरिज्म के मायने क्या है और सेकुलरिज्म किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारे के सारे इंटरप्रिटेशन करना भी काम किसका है? वो काम होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ये इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, ये इसकी रियल अथॉरिटी है, इससे ये पावर कोई छीन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर क्या क्या आता है इसके? वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी केसेस आ जाए, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई केस है, कोई भी ऐसा केस है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में जाके अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में है, ठीक है, इसके अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं। सिविल केसेस, जो भी सिविल केसेस होते हैं, जैसे विवाद हो जाए किसी भी लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई भी बिल्डिंग वगैरह मटेरियल से रिलेटेड कोई विवाद हो जाए, कोई भी ऐसा केस हो जाए, तो वो केसेस भी अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस मर्डर, रेप,
थेफ्ट, ये जो भी केसेस होंगे इन सब के अंदर वो सारे के सारे केसेस भी इसकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के पार्ट होते हैं। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 4143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइस भी दे सकता है अपना किसी भी ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कि इस मसले में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, भले से वो काम लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव का हो, लेकिन ये अपनी एडवाइजरी भी दे सकता है। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 137 आर्टिकल के अंतर्गत इसको क्या है, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का भी एक प्रोविज़न प्राप्त है। उसमें क्या होगा कि अगर इसने किसी भी डिसीजन से रिलेटेड कोई फैसला सुनाया है तो उस फैसले को रिवाइज कर सकता है। ठीक है, उस फैसले को रिवाइज करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। ठीक है, तो वो चाहे अपने फैसले को रिवाइज भी कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर कोई डिसीजंस को देखना है, किसी भी तरीके के कोई डिसीजन को अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और डिसीजन के ऊपर वो अगर नज़र डालना चाहता है और उसको चेंज करना चाहता है तो वो जुडिशियल रिव्यू ले सकता है, और जुडिशियल रिव्यू की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास में होती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी इसके पास में होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर किसी भी तरीके का कोई भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उन सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को, जो भी केसेस हो रहे हैं उन सारे के सारे केसेस की रिकॉर्ड को रखना सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है, वो रख सकता है। ठीक है, अपील बाय स्पेशल लीव आर्टिकल 136, अपील बाय स्पेशल लीव, स्पेशल लीव लेके भी यहाँ पे अपील की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे रात में कोर्ट चलाए चाहे लीव लेके कोर्ट चलाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमने बात करी है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के आपको प्रोटेक्ट करता है, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये काम कौन करता है आपका, ये काम करता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कुछ हमारे पास में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट जब आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है तो वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 आपको 5 रिट्स देता है। ठीक है, 5 रिट्स फंडामेंटल राइट्स का जो कि आपके पार्ट होती हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल है अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर तो वो आर्टिकल 32 है, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वो 5 रिट्स कौन कौन सी हैं, जिन रिट्स के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स का आपके अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उन रिट्स की अगर हम लोग 1 बाय 1 बात कर लें तो पहली रिट है हमारी हैबेस कॉर्पस। ठीक है, पहली रिट कौन सी है हमारी, हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस के अंदर क्या होता है कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप, किसी भी पर्सन को आपने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, कोई भी कोतवाल, दरोगा, पुलिस वाला गया और किसी भी पर्सन को उसने अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर कोई चार्जेस थे, किसी भी चार्जेस के थ्रू उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो जब उसको अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट करने के बाद में पहली तो चीज़ उसको नोटिस जाना चाहिए कि आप नोटिस भेजिए अगर आपने किसी को भी अरेस्ट किया है। अरेस्ट करते समय अगर नोटिस नहीं जाता है तो वो इलीगल होता है। तो इलीगल नोटिस आपको पहले नोटिस भेजना, वरना वो इलीगल हो जाएगा। और अगर नोटिस भेजा, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करने के बाद में भी विदिन 24 आवर्स आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। और अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट नहीं किया तो ये क्या होता है, उसके फंडामेंटल राइट का हनन होता है। तो ऐसे केस में क्या कर सकता है इंसान कि किसी कैदी को अगर अरेस्ट किया गया है, किसी को भी अगर अरेस्ट किया गया है और उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया जाए और उसको ये रीज़न ना बताया जाए कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है, 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए, तो वो कौन सी रिट यूज़ कर सकता है, हैबेस कॉर्पस रिट को यूज़ कर सकता है। अब जिसको अरेस्ट किया गया होगा वो हो सकता है कि बेचारा अंदर से हैबेस कॉर्पस की रिट को ना दायर कर पाए। ठीक है, तो हैबेस कॉर्पस की रिट को दायर नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो तो जेल में बंद है, वो उसके पास परमिशन है, वो कर तो सकता है, लेकिन अगर वो ना कर पाए, कहीं फंसा हुआ हो, ठीक है, तो क्या कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे हैबेस कॉर्पस की रिट को वहाँ पे रेगुलेट कर सकता है। हैबेस कॉर्पस की रिट कोई दूसरा पर्सन भी डाल सकता है और कोर्ट से पूछ सकता है कि रीज़न बताइए कि इनको अरेस्ट क्यों किया गया था। अगर मामला सही निकला कि इसको अरेस्ट सही तरीके से किया गया था और इनको छुपाना ज़रूरी था, ये रीज़न थे,
तो वो क्या होगा, एक तरीके से जस्टिफाई कहलाएगा। अगर ये बात गलत निकली और पुलिस ने उसका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसको अरेस्ट किया है तो इसकी कार्रवाई पूरी की पूरी पुलिस के ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो हैबस कॉर्पस क्या होता है, एक वैसा टूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर हम लोग हैबस कॉर्पस की बात करते हैं। मूवी तो आप सबने देखी होगी जय भीम। ठीक है, जय भीम एक मूवी आई थी रिसेंटली अभी, तो उस जय भीम के अंदर जो रिट को यूज़ किया जाता है उस रिट को क्या नाम था, हैबस कॉर्पस था। हैबस कॉर्पस को रिट को यूज़ किया जाता है, जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी तरफ से नहीं, किसी दूसरे के बिहाफ से हैबस कॉर्पस की रिट को वहाँ पे दायर किया जाता है। ठीक है, तो हैबस कॉर्पस की रिट किस किस के अगेंस्ट में हो सकती है, हैबस कॉर्पस की रिट गवर्नमेंट बॉडीज़ के अगेंस्ट में भी हो सकती है, जिसको हम लोग पब्लिक कहते हैं, पब्लिक के अगेंस्ट में भी हो सकती है, एंड प्राइवेट के अगेंस्ट में भी हो सकती है। प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट में क्यों हो सकती है, जैसा आपके पड़ोसी ने आपको क्या करा, किडनैप करके रख लिया, बंद कर लिया, तो ये फंडामेंटल राइट का हनन है। कोई भी आपको अरेस्ट करके या किडनैप करके या बंद करके नहीं रख सकता। अगर उसने आपको बंद करके रख लिया है तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में हैबस कॉर्पस की रिट दायर कर सकते हो कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो हैबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, हैबस कॉर्पस का मतलब होता है बेसिकली टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ। एक्चुअली में ये सब जो है लैटिन वर्ड्स है, इन लैटिन वर्ड्स को हम लोग को ट्रांसलेट करके इन भाषाओं में समझना होता है। टू हैव द बॉडी ऑफ का मतलब क्या हो गया, जिसको आपने अरेस्ट किया है उसकी बॉडी को मेरे सामने प्रेजेंट करो। कोर्ट क्या कहता है कि जिसको आपने अरेस्ट किया है उसकी बॉडी को मेरे सामने प्रेजेंट करो। ठीक है, दूसरा चलिए मैंडामस की तरफ मूव करते हैं। मेरे ख्याल से हैबस कॉर्पस आपको समझ आया होगा। मैंडामस, मैंडामस क्या होती है, मैंडामस रिट वो रिट होती है जिसका मतलब होता है वी कमांड। क्या मतलब होता है इसका, वी कमांड। अब वी कमांड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिख रहा है आपको, डू योर पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, पहली बात तो ये किसके अगेंस्ट में हो रही है, पब्लिक के अगेंस्ट में, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में इस रिट को दायर किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें मैंडामस के अंदर कि आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अगर आपको अपनी पेंशन के लिए जाना है, ठीक है, अब वो पेंशन नहीं दे रहा है आपकी, बार बार आपको भगा रहा है, बार बार आपको भगा रहा है, अब किसी भी रीज़न से वो आपकी पेंशन नहीं दे रहा, हालांकि आपकी पेंशन आपको मिल जानी चाहिए थी लेकिन वो आपकी पेंशन को नहीं दे रहा, वो आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, मैंडामस की रिट को फाइल कर सकते हो। जब मैंडामस की रिट को आप उसके अगेंस्ट में फाइल कर दोगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, वी कमांड, हम आपको कमांड देते हैं पब्लिक अथॉरिटी को, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, पहले तो इसकी पेंशन को बहाल किया जाए और नहीं करते हो तो हम आपके अगेंस्ट में एक्शन करते हैं। ठीक है, तो मैंडामस की रिट किसके अगेंस्ट में होती है, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में मैंडामस की रिट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा चलिए सर्चुरारी। ठीक है, सर्चुरारी का मतलब क्या होता है, सर्चुरारी का मतलब ये होता है कि जब भी हम जो भी डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन डिसीजंस को किस किस के अगेंस्ट में यूज़ किया जाए, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी और इंफीरियर कोर्ट। ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी भी जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी भी हम लोग कह सकते हैं या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सर्चुरारी का मतलब ये होता है टू बी सर्टिफाइड। क्या मतलब होता है इसका, टू बी सर्टिफाइड। इसके अंदर ये होता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, किसी एक 15 साल का बच्चा था, उस 15 साल के बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, मर्डर करने के बाद में केस कहाँ गया, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के बाद में या इंफीरियर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास में गया। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उसका क्या करा, फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है, फांसी की सज़ा सुना दी कि आपने मर्डर करा है उसका और आपको हम फांसी की सज़ा दे देते हैं। ठीक है, तो इसको लेके क्या हुआ, वो पर्सन जो है वो सर्चुरारी की रिट डाल सकता है कि फांसी की सज़ा कौन डालेगा, ये इसको लेके सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है, ठीक है, मुझे सर्टिफाई करो कि आपने जिसको सज़ा दी है वो सही तरीके से दी है या नहीं दी है, तो वो कहेगा कि भाई हमने तो सही तरीके से दी है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट उससे ये बोलेगा कि आप अभी तो सज़ा नहीं दी है, मान लिया हमने सज़ा नहीं दी है, अभी ये सज़ा देने वाले हैं। ठीक है, सज़ा देने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बोलेगा आप जिसको सज़ा देने वाले हो वो केस जुवेनाइल कोर्ट का है, क्योंकि वो 15 साल का बच्चा, बालिग नहीं हुआ है अभी, एडल्ट नहीं है, तो 15 साल का वो बच्चा अभी है, तो ये कोर्ट
जहाँ जो भी केस है वो आपके कोर्ट में नहीं जाएगा। ये केस कहाँ जाना चाहिए, ये केस जाना चाहिए जुवेनाइल कोर्ट में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक सर्टिफिकेशन देगा, इस कोर्ट से केस को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, और चेक करेगा उस जजमेंट को कि जो जजमेंट आप देने जा रहे हो वो सही है या गलत। अब केस को ट्रांसफर जब कर दे सुप्रीम कोर्ट, किससे, जुडिशियल अथॉरिटी से, तो वो क्या कहलाती है आपकी, वो सर्च्योरारी कहलाती है कि टू बी सर्टिफाइड। यहाँ पे कोर्ट एक्शन ले रहा है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में एक्शन लेता है कि आप इस केस को अपने हाथ में नहीं लेंगे, ये केस आपकी बाउंड्री के अंदर नहीं आता। तो वो केस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो केस तुरंत कहाँ शिफ्ट हो जाता है, दूसरी जगह, या जुवेनाइल कोर्ट में। अगर इस एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो वो केस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। टू फॉरवर्ड का मतलब होता है, यहां तो देखिए हमने क्या करा, ट्रांसफर करवाया केस, यहां पे क्या होगा, स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। अभी उसी बच्चे की बात कर लो, 15 साल का बच्चा है, जुवेनाइल कोर्ट में केस ट्रांसफर होने की बात चल रही थी। सजा कौन नहीं दे सकते, इंफीरियर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को सजा नहीं दे सकते। तो इसको सजा देगा कौन, हायर केस अथॉरिटीज़ देंगी या तो, या जुवेनाइल कोर्ट देगा। तो स्टॉप कर देता है प्रोसीडिंग्स पूरी तरीके से हायर कोर्ट लोअर कोर्ट की। जब प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा। जब केस को ट्रांसफर कर दे तो वो क्या हो जाएगा, सर्च्योरारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जा रहा है, पूरी तरीके से रोक दिया जा रहा है, तभी हम लोग क्या कहते हैं उसको, टू फॉरवर्ड, स्टॉप कर देना केसेस को पूरी तरीके से। किसके अगेंस्ट में लिया जाता है, ये इंफीरियर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के। चलिए, क्वा वारंटो की बात कर लेते हैं। क्वा वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के साथ में, ठीक है, ये कोर्ट पूछता है। कोर्ट पूछता है ये क्वा वारंटो की रिट कौन दायर कर सकता है। मान लिया कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सिविल सर्विसेज की या कोई भी आप स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई पोस्ट की वैकेंसी आई नहीं, और वैकेंसी ना आने के बाद में भी किसी की पर्सन का या किसी की लीडर का, बड़े लीडर का या किसी भी बड़े नेता का बच्चे का वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, किसी के भी सन या डॉटर का कोई जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है उसका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन कैसे हो जाए, बिना वैकेंसी क्लियर हुए, ठीक है, वैकेंसी आई नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने वैकेंसी डिक्लेयर ही नहीं की, लेकिन क्या हुआ, इलीगल फॉर्म में क्या हुआ, उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। तो ये क्वा वारंटों में सुप्रीम कोर्ट किससे पूछता है, उन अथॉरिटीज़ से पूछता है जो गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ से पूछता है कि आपने किस अथॉरिटी के साथ में उसका अपॉइंटमेंट किया है जिस पर्सन के अगेंस्ट में यहाँ पे रिट दायर की गई है। ये दिखाइए प्रूफ ऑफ योर अपॉइंटमेंट, आप उसके अपॉइंटमेंट का प्रूफ दिखाइए कि आपने इसका अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्यों किया, ठीक है। तो ये कौन सी रिट होती है, क्वा वारंटो। तो इस तरीके की तमाम रिट्स हैं हमारे पास में जिनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका किसके अगेंस्ट में हो सकता है, जैसे हम लोग ने बात करी ये पब्लिक ऑफिसर वगैरह के अगेंस्ट में, कौन सा किस किस के अगेंस्ट में होता है। आई थिंक ये सारी की सारी रिट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। ये फंडामेंटल राइट्स के आपका पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन रिट्स को समझना, ठीक है। तो इन रिट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा, अब फिर से जुडिशरी पे लौट के आएंगे और जुडिशरी में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाद में क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में क्या आ जाता है, हाई कोर्ट। उसी तरीके से हाई कोर्ट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं, हाई कोर्ट का अगर कंपोजिशन देखें हम लोग, तो कंपोजिशन में हाई कोर्ट का क्या क्या है, सीजीआई है, और सीजीआई के बाद में क्या हो जाते हैं, कुछ अदर जजेस हो जाते हैं जो प्रेसिडेंट डिफाइन करे। ऐसा नहीं है 32-34 जजेस ही होंगे, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा वो प्रेसिडेंट के डिसीजन के बाद में ही इनका कंपोजिशन यहाँ पे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कंपोजिशन जो भी होगा वो सीजीआई एंड अदर जजेस, जो भी अदर जजेस इसके अंदर आएंगे वो कंपोजिशन होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन जो है वो ये होता है कि वो कम से कम 10 साल तक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जुडिशियल ऑफिसर रह चुका हो, कम से कम 10 साल तक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कहीं पे भी जुडिशियल ऑफिसर रह चुका हो। एडवोकेट हाई कोर्ट में रहा हो कम से कम 10 साल के लिए, अगर 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट है तब भी वो वहाँ का जज बन सकता है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, रिकमेंडेशन किसी कोलिजियम सिस्टम
के। अगेन कोलिजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पे जो हायर जजेस होते हैं या सीनियर जजेस होते हैं उनका एक कोलिजियम सिस्टम बन जाता है, उस कोलिजियम सिस्टम के थ्रू हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। टर्म क्या होता है? इनका टर्म होता है 62 ईयर्स ऑफ एज, जैसे उनका 65 ईयर्स की एज तक होता है, इनका 62 ईयर्स की एज तक होता है। इम्पीचमेंट, हाँ जी, इम्पीचमेंट इनके ऊपर भी लग सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, जैसा कि 2011 के अंदर लगा था जस्टिस सुमित्रा सेन के ऊपर, लेकिन ये भी फेल हो गया था, ठीक है, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसी तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी एक होता है, तो इनकी जो सैलरी अलाउंसेस होती हैं वो कहाँ से आती हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस की बात करी थी, हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस देख लेते हैं क्या क्या है हमारे सामने। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाँ जी, जजेस की अपॉइंटमेंट, ठीक है, सेम पॉइंट जो कि हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात की थी, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस भी सेम चीज वहां पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर की सिक्योरिटी है, 62 ईयर्स तक रहना है तो 62 ईयर्स तक ही रहेंगे, कोई भी यहां से नहीं हटा सकता, ठीक है। अगला सिक्योरिटी ऑफ सैलरीज एंड सर्विसेज कंडीशन, सैलरीज और सर्विसेज कंडीशन की सिक्योरिटी भी यहाँ पे मिलती है, इसको भी कोई हमसे नहीं छीन सकता, सुप्रीम कोर्ट से नहीं छीन सकता। पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर किसी ने कोर्ट की अवहेलना की है या कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट की है तो पनिशमेंट भी कोर्ट को देने का अधिकार उसके पास में होता है, इंडिपेंडेंस होती है। नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के अंदर किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए कोर्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस के बारे में, ठीक है, जजेस के कंडक्ट और बिहेवियर वगैरह के बारे में किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, इसके बारे में भी कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं है, इंडिपेंडेंस इसमें भी इनको मिली हुई है, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर और ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें हम लोग तो सेंटर स्टेट के रिलेशन हो चाहे इंटर स्टेट के रिलेशन हो, जैसे स्टेट स्टेट के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो स्टेट के डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है? वो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट की पावर को पढ़ा था। हाई कोर्ट की पावर क्या हो जाएगी? हाई कोर्ट की पावर अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अगर किसी भी तरीके का स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो वो स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट आपके हाई कोर्ट भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हाई कोर्ट लिख लेते हैं, हाई कोर्ट के बाद क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हाई कोर्ट भी करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। जैसे आर्टिकल 32 के अंदर वहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा था फंडामेंटल राइट का, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत प्रोटेक्शन करते हैं आपके फंडामेंटल राइट का, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन है तो हाई कोर्ट सजेशन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि इस तरीके का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे है, खास करके फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पे वो एडिशन कर सकता है, ठीक है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में इसके क्या क्या आ जाएगा? सिविल केसेस आ जाएंगे, क्रिमिनल केसेस आ जाएंगे, ये सारे के सारे। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी इसके पास में है, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ना डिटेल में, सब पता है आप लोग को, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी इसके हाथ में होता है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अगर किसी भी तरीके के रिकॉर्ड रखना चाहें तो ये अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है। रिट्स, वही 5 रिट्स यहाँ पे भी आ गई हैं आपकी, ठीक है, वही 5 रिट्स की बात हो रही है। वहाँ पे मैंने क्या बोला था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट करता है, और जब हाई कोर्ट की बात करते हैं यही काम कौन कर सकता है? यही काम आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो दोनों को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है किसी भी तरीके का तो आप चाहे हाई कोर्ट में जाएं चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, दोनों जगह आपकी बात को सुना जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनल अथॉरिटी, सबसे हाई अथॉरिटी इसके लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। तो ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द हाई कोर्ट था। सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, थर्ड टाइप ऑफ कोर्ट जो थे हमारे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट थे। इन सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट वो कहलाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्क करें, ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने हुए हों या फिर बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कस्बे उसबे भी कुछ होते हैं हमारे, टाउन्स एरिया वगैरह भी होते हैं, तो वो एरियाज के अंदर भी कुछ कोर्ट्स होते हैं। तो ऐसे कोर्ट्स जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के पास में क्या होते हैं? सिविल कोर्ट्स भी होते हैं,
क्रिमिनल कोर्ट्स भी होते हैं और कोर्ट ऑफ रिवेन्यू भी होते हैं। रिवेन्यू कोर्ट का मतलब जो भी फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड कोर्ट्स आपके होते हैं, ठीक है, वो कोर्ट्स रिवेन्यू रिलेटेड होते हैं। तो सिविल कोर्ट किससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके, जो भी लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स एरियाज वगैरह जो भी उनसे रिलेटेड केस है। क्रिमिनल मर्डर हो जाए, थेफ्ट हो जाए या फिर रेप हो जाए, इससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो क्रिमिनल टाइप ऑफ केसेस होते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ रिवेन्यू। सिविल कोर्ट की अगर हम लोग पहले बात कर लें तो सिविल कोर्ट के अंदर कैसे केसेस आते हैं जैसे लैंड से रिलेटेड हो जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाए, मैरिज से रिलेटेड हो जाए, डाइवोर्स हो जाए या कोई भी ऐसे केस हो जाए, वो सारे के सारे केस कौन हैंडल करता है, वो सिविल कोर्ट यहाँ पे हैंडल करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट होता है, तो वो सिविल कोर्ट इन सारे केसेस को यहाँ पे हैंडल करता है, ठीक है। इसके बाद में सिविल कोर्ट के अलावा अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की इसके सिविल कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होता है सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सिविल प्लस क्रिमिनल भी होते हैं, ठीक है। सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, क्रिमिनल केसेस में सेशन जज होता है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। सिविल केसेस का जो क्या होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और क्रिमिनल केसेस का सेशन जज होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन इनकी क्या होती है, एडवोकेट होना चाहिए वो कितना, 7 साल के लिए कम से कम जुडिशियल सर्विसेज में और यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होता है। कोर्ट ऑफ सिविल जज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोर्ट ऑफ सिविल जज क्या होता है, चीफ ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाता है ये। 7 लगभग ये पनिशमेंट कितनी प्रोवाइड कर सकता है, अगर किसी को कोई पनिशमेंट देनी है, किसी ने कोई लैंड रिलेटेड या डिस्प्यूट कुछ भी ऐसा मर्डर वर्डर के अंदर या कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है किसी भी तरीके का सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर, खास करके सिविल केसेस के अंदर, तो ये 7 साल की पनिशमेंट अपनी तरफ से दे सकता है, ठीक है। मुंसिफ कोर्ट होते हैं तीसरे टाइप के। मुंसिफ कोर्ट्स वो कोर्ट होते हैं जहाँ पे लगभग 20,000 से कम के या 20,000 रुपए तक के जो भी होते हैं वो केसेस वहाँ पे चलते होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो मुंसिफ कोर्ट्स यहाँ पे हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें अगर हम लोग, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, वो करता है गवर्नर के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। गवर्नर उसके जो भी होता है टर्म ऑफ ऑफिस को डिसाइड करता है, ठीक है। जो भी जजेस होते हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, वो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो भी जजेस होते हैं उन सब का टर्म किसके ऊपर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जाम होता है, वो क्या कराता है, जिसको PCSJ के नाम से जानते हैं, वो क्या कराता है, अपॉइंटमेंट कराता है जजेस की। उसके आधार पे जो भी एज डिसाइड होती है उस एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका यहाँ पे टेन्योर या टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड किया जाता है। कंडीशन ऑफ सर्विस हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम लोग देखें क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें, सिविल कोर्ट्स के अलावा अगर क्रिमिनल कोर्ट होते हैं तो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जुरिडिक्शन किससे रिलेटेड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मर्डर हो जाए, रॉबरी हो जाए, थेफ्ट, असॉल्ट या रेप वगैरह जो भी केसेस होते हैं वो सब क्रिमिनल कोर्ट्स के पार्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, इसके अंदर सेशन कोर्ट है पहले तो, ठीक है। सेशन कोर्ट के अंदर क्या होता है, सेशन कोर्ट क्या होते हैं, डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, मतलब आपको फांसी और उम्र कैद की सजा दोनों दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे लगी होती है कि कंफर्मेशन हाई कोर्ट से लेना जरूरी होता है। हाई कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं करेगा तब तक आप किसी को फांसी या पनिशमेंट की सजा नहीं दे सकते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है। दूसरे टाइप के सेशन कोर्ट के बाद में कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लोग अवॉर्ड डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अवॉर्ड नहीं कर सकते, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर, 7 साल की सजा तक तो ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप के होते हैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जजेस जो होते हैं हमारे, ठीक है। तीसरे टाइप के कौन होते हैं, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये होते हैं, ये इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 3 साल तक की और फाइन डाल सकते हैं लगभग 5,000 तक का। ये क्लासिफिकेशन चल रहा है कि किस तरीके के जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में, कितने टाइप के होते हैं उनकी बात करें। इस क्लासिफिकेशन को आप लोग लिख के बस जल्दी जल्दी से याद कर लेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी से ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट की अगर बात करें हम लोग, ये लोग जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल के लिए वही दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन कितना डाल सकते हैं, 5,000 रुपए तक
का ये लोग फाइन डाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात कर लें तो ये लोग कितना इम्प्रीजनमेंट डाल सकते हैं, ये इम्प्रीजनमेंट दे सकते हैं आपको कम से कम 1 साल तक का, ठीक है। 1 साल तक का इम्प्रीजनमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, 1 साल तक की सजा आपको सुना सकते हैं और फाइन कितना डाल सकते हैं, ये 1000 रुपये तक का फाइन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं इन सारे के सारे पॉइंट के बेसिस पे कि कोर्ट कितने कितने तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि कोर्ट्स थे उस तरीके के, तो उसी तरीके से कोर्ट्स ऑफ रिवेन्यू भी आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने बात नहीं करी थी, कोर्ट ऑफ रिवेन्यू भी एक पार्ट है इसका, तो कोर्ट ऑफ रिवेन्यू भी देख लेते हैं क्या करता है। कोर्ट ऑफ रिवेन्यू का काम जो होता है बेसिकली क्या होता है, वो जो भी फिजिकल या फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर होते हैं या मैटर जो भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सारे के सारे चीज़ों को मेंटेन करना या उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके कलेक्शन या असेसमेंट का काम कौन करते हैं, वो कोर्ट्स ऑफ रिवेन्यू करते हैं, ठीक है। कोर्ट्स ऑफ रिवेन्यू का काम क्या होता है, जितने भी तरीके के लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी मेंटेनेंस करना, उस केसेस के जैसे भी ऐसे केसेस हैं उन केसेस के मेंटेनेंस को सामने रखना, उनके लैंड रिकॉर्ड्स को सामने रखना, असेसमेंट और कलेक्शन करना लैंड रेवेन्यू का अगर कोई भी ऐसा मसला यहाँ पे आके फंसता है, ठीक है। तो ये कोर्ट्स ऑफ रिवेन्यू कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन है उसी तरीके से हम लोग कर लें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी, तो पहला तो इसके अंदर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू आ जाता है। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक रिवेन्यू का राजस्व का एक बोर्ड भी होता है जो ये सारे के सारे काम करता है। कमिश्नर्स कोर्ट होता है, ठीक है। कमिश्नर कोर्ट की करता है, इस सारे के सारे मैटर की फाइल वगैरह जितना भी जो भी होता है उस सबको कंजर्व करके अपने पास में प्रोटेक्ट करके रखता है, कमिश्नर कोर्ट होता है। तीसरा क्या होता है, कलेक्टर कोर्ट होता है। कलेक्टर कोर्ट ये सारे के सारा डेटा को कलेक्ट करके और सारे के सारा डेटा को कलेक्ट करके अपने पास में उनकी फाइल्स और सारा डेटा अपने पास में रखता है, तो ये कलेक्टर कोर्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से तहसीलदार कोर्ट होता है। तहसीलदार कोर्ट वगैरह आपने देखा होगा, तहसीलदार वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड या जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके नीचे क्या होते हैं, नायब तहसीलदार कोर्ट होते हैं। वो नायब तहसीलदार कोर्ट क्या करते हैं, वो इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनका ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करके उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट्स ऑफ रिवेन्यू वगैरह जो भी हैं वो इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिवेन्यू हो जाए चाहे कोर्ट ऑफ आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो भी पार्ट हो जाए आपके, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पार्ट को आप लोग क्या करेंगे, एक बार वो सारे के सारे कोर्ट्स को कुछ एक क्लासिफिकेशन बना के, जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको दिखाया हुआ है, उस क्लासिफिकेशन के फॉर्म में आप उसको डिवाइड करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जितना भी जुडिशरी का पोर्शन था हमारे सिलेबस का, वो जुडिशरी के पोर्शन को सुप्रीम कोर्ट से शुरू करके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट को पढ़ के हमने यहाँ पे उसको खत्म कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिविक्स का वन शॉट्स है वो एंड होता है, उसी के साथ में हम लोग का सिविक्स का पोर्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।